आज हम पढ़े आज है क्लास 6। ओके। सो हमने लास्ट टाइम अभी तक क्या कर लिया था, हमने एक्ट, ये सारे एक्ट्स कर लिए थे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने प्रियम्बल एंड सिग्निफिकेंस कर लिया था। फीचर एंड कंपैरिजन हमने कर लिया था, ठीक है। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कर लिए थे, रिट्स कर ली थी हमने, ठीक है। देन उसके अलावा हम लोगों ने इतना हमारा अभी तक कवर हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट। आज हम जो कवर करेंगे वो हम करेंगे और यूनियन एंड स्टेट के रिलेशंस को भी, जिसके अंदर मैंने तुम्हें शेड्यूल 7 बताया था, ठीक है। ये भी हमने इसमें कवर कर लिया था, ठीक है। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमरजेंसी, ठीक है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने कवर कर लिया था। डीपीएसपी, इमरजेंसी, और इसके साथ साथ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, आज हम ये क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। बस लंबी क्लास होगी, पीडीएफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 11 पेज की पीडीएफ है, तो हम आज ट्राई करेंगे जल्दी खत्म करें, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि कोई तुम्हें लेके नहीं जा सकता, बट हम उसको फिर भी लेके जा सकते हैं। हम किसी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ के नया फंडामेंटल राइट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेनली कि अमेंडमेंट्स क्या होती हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 3 जो 368 है, जो आर्टिकल, वो क्या है और उसका मेन मोटिव क्या है और वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आज ये पढ़ेंगे। इसके अलावा डीपीएसपी के पढ़ेंगे। डीपीएसपी बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें तो मैं सिर्फ ये याद करना है कौन सा आर्टिकल किस डीपीएसपी में काम करता है, बस और कुछ नहीं। एंड लास्ट वन इज इमरजेंसी प्रोविजंस। कल कई लोग इमरजेंसी के बारे में बात भी करते हैं टेलीग्राम पे, तो उसके लिए जो फंड है वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चीज, मतलब कुछ चीजें करना है। अगर तुम्हें याद होगी फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, रिजिडिटी। वो तुम्हें याद होगी, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 में, जब हमारा स्टार्ट हुआ था, 1950 तक तो हमारा गया था, तो उस टाइम पे जो वहाँ के मेकर्स थे उनने ये चीज सोची थी कि हम लोग ऐसा, हाँ वर्टिकल, थैंक यू यार, कि हम हम अगर एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो हम क्या करें अब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि बहुत सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं और बहुत, और वो 1946 में बना है, आज 2021 हो रहा है, ठीक है। तुम देख सकते हो हमारे 72 73 ईयर्स आराम से जा चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे उस चीज को, ठीक है, बनने में। 1950 में भी अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ऑब्वियसली 71 ईयर्स तो हो ही चुके हैं। तो 71 ईयर्स के अंदर बहुत चीजें चेंज होती है, बहुत लोग आते हैं, जैसे कि उस टाइम पे हमारे पास फोन नहीं होता था। किसी ने सोचा कि हम कभी एप्पल बनाएंगे, कभी हम फेसबुक चलाएंगे, ट्विटर बनाएंगे, तो किसी को नहीं पता होता था। तो हमारे पास बहुत चीजें आनी थी, तो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा कि हम एक ऐसी चीज लाते हैं ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करते रहें। तो जो अपडेशन की जो प्रोसेस है उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, कि हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करें विद द अभी करंट जो हमारा फेस चल रहा है, ठीक है, जो हमारा अप टू डेट चल रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे करें। तो उस टाइम के जो हमारे असेंबली वाले थे, तो उन्होंने दो चार तरीके बताए थे कि अगर इन फ्यूचर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आज मोदी जी को कोई चीज पसंद है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उस टाइम के जो वो लोग बैठे थे उनका अपना मन था कि यार हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कांग्रेस का अपना मन था हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बीजेपी है तो उनका अपना मन है कुछ, अब थोड़े थोड़े टाइम बाद कोई नई सरकार आएगी, अभी कम्युनिस्ट पार्टी आएगी फ्यूचर के अंदर, तो उनका अपना मन हो कि हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करें। तो उस चीज को रखते हुए ये चीज बनाई गई थी, ठीक है। ये आइडिया कहाँ से उठा है यार? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका है, तुम्हें याद बताता हूँ, प्रोसीजर है ये। अमेंडमेंट तो पता ही है क्या होता है, मैंने उस टाइम पे बताया था। कहाँ गया, ये रहा। सोर्सेज मैंने तुम्हें उस दिन दिखाए भी थे, याद होगा तो किसी को। ये रहा प्रोसीजर साउथ अफ्रीका, कि कहाँ से हमें अमेंडमेंट लाना है कौन, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, कि क्यों हमें उस तरीके से काम करना है। अब इसके दो रीजन, अब इससे कैसे काम करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 368 है जो कि पार्ट 20 के अंदर है, ठीक है। तो 368 के अंदर एक बात थी कि 368 पार्ट 20 के अंदर है, तो उसके अंदर तरीके बता रखे हैं। दो टाइप के तरीके होते हैं, ठीक है, दो भी नहीं, इनफैक्ट तीन टाइप के तरीके होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करने। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ए पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन बाय द
स्टेट्स। ये दो तरीके से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हमारे हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो जैसे ममता बनर्जी है, ठीक है, ममता, हमने एक नया लेके आए, जैसे अब तो सबको पता है जो यहाँ पे बीकॉम वाले हैं, अभी हमारे पास आ रखा है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी आ रखा है हमारे पास। तो जीएसटी को जब हम लेके आए थे तो जीएसटी, हर कोई स्टेट रेडी नहीं था जीएसटी के साथ। तो एक दो स्टेट रेडी थी, ठीक है, तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल जो सबसे जो स्टेट्स रेडी थी, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो तो क्या था कि जैसे ही स्टेट ने बिल पास करा, सॉरी पार्लियामेंट ने बिल पास करा, उसके बाद जो हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, आज के टाइम में हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 28। ठीक है, क्योंकि जे एंड के तब रही नहीं, जे एंड के दो यूटी बना दी है, ठीक है। तो 28 में से 14 स्टेट्स को मिनिमम अपनी असेंबली के अंदर, जो उनकी असेंबली है उसके अंदर एटलीस्ट 50% लोगों ने एक ना रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हाँ हम इस अमेंडमेंट को मानते हैं, बस। तो उसको हम बोलते हैं रेटिफिकेशन बाय हाउ टोटल स्टेट्स। ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा तब बताऊंगा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और एक थर्ड टाइप का भी होता है अमेंडमेंट, पर उसको हम अमेंडमेंट नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं जहां पे बस राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा ने सिर्फ 50% ने पास कर दिया, स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटी, सिर्फ वो यूटीज जिसके पास असेंबली है। थ्री वे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो वे से अमेंड होता है, थर्ड वे का अमेंडमेंट नहीं कहते। बताऊंगा क्यों नहीं कहते, रुक जाओ बताऊंगा क्या होता है। वो नीचे है, ये वाला, ये देखो ये रहा। हम बात करें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड से दो तरीके से हो सकता है, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन, ठीक है। और सिर्फ जो रेटिफिकेशन होता है, ये सारी स्टेट्स प्लस यूटी, इनका 50%, इनका हम देखते हैं, पर हम यूटीज को काउंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यूटीज के अंदर क्या होता है, यूटीज को हम फुली फ्लेज स्टेट नहीं बोलते। तो हमारे पास 28 स्टेट्स में से हम 14 स्टेट्स को मानते हैं, ठीक है। क्योंकि दिल्ली को हम स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिल्ली की बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें स्टेट करना पड़ा, ठीक है। हाँ बताऊंगा मैं, अब आएगा सिंपल मेजोरिटी। मैं यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी समझो मैं क्या बोलूंगा, अभी बड़ा ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। एक होती है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसको हम अमेंडमेंट नहीं कहते, नॉट अमेंडमेंट। तो तुम कह रहे हो ना थर्ड वे, ये थर्ड वे हो तुम्हारा, इसको हम अमेंडमेंट नहीं कहते। जो भी चीज सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इज नॉट अमेंडमेंट बाय द, इज नॉट कॉल्ड एन अमेंडमेंट। मतलब उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, पर हमारे पास ऐसी बहुत चीजें हैं जो कि अमेंडमेंट में नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। जो स्पेसिफिक वे होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो सिर्फ ये दो वे होते हैं। पर जो थर्ड वे होता है, उससे वो पार्ट्स अमेंड नहीं होते जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। बताऊंगा क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी में, ठीक है। तो एक तरीका मैंने तुम्हें एग्जांपल दूंगा तब समझ आएगा कि फर्क क्या है इन तीनों के अंदर। पहला फर्क मैंने बताया, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, सॉरी, पहले मैंने बोला स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है, सॉरी सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और थर्ड होता है स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द। तीन चीजें बताई, ठीक है। सबसे पहला आता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? एक बात याद रखना, हम जब भी इस चीज की बात करते हैं ना, इसमें हम एक वर्ड बोलते हैं, मोर देन हाफ, सिटिंग एंड वोटिंग। अब तुम ये सोच रहोगे कि यार हाफ की बात आ जाती है, अब हमारी 550 की स्ट्रेंथ है, तुम बोलोगे यार मुझे 225 बंदे लेके आने हैं, 225 बंदे का भी तुमने सुना है कि लोकसभा में बैठते हो, सॉरी सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, कभी लोकसभा में बैठे देखे तुमने 225 लोग? नहीं बैठते, मैक्सिमम एक सेम टाइम पे। अब उस टाइम पे क्या होगा, 300 लोग बैठ जाएंगे। अब तुम बोलोगे यार 300 में से तो 225 कहाँ से लेके आऊंगा मैं, 300 में 225 कहाँ से आ जाएंगे, नहीं होगा। हम अगर 300 बंदे बैठे हैं ना, तो फिर हम 150 की बात करेंगे, फिर 150, एटलीस्ट 151 बंदों को वोट करना पड़ेगा यस में या नो में, अगर उस बिल को पास करना है तो हमेशा याद रखना, ये बात होती है सिटिंग एंड वोटिंग, उस टाइम पे उस मोमेंट पे कितने बंदे बैठे हैं।
अब यहाँ आ जाती है ठीक है, ये बात होती है सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होती है? अगर 100 बंदे बैठे हैं, 100 लोग हैं, तो 51 लोगों ने हाँ बोलना है, तो वो चीज हाँ हो जाएगी, क्योंकि 51, क्योंकि मोर देन 50%। सेम चीज है सिंपल मेजोरिटी के अंदर। अगर उस टाइम पे उस पार्लियामेंट के अंदर अगर 50 लोग बैठे हैं, तो 25 बंदों ने हाँ करना है। इसे कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। 550 का नहीं देखते कभी इसके अंदर। ये गलती मत कर देना कि 550 में बैठे हो। उस टाइम पे कितने बंदे बैठे हैं, उसका 50% देखते हैं हमेशा, चाहे वो उस टाइम पे उस टाइम 500 बैठे हो, 300 बैठे हो, 400 बैठे हो, वो देखते हैं। और याद रखना, पार्लियामेंट को फंक्शन करने के लिए मिनिमम 10% का क्योरम होना चाहिए, मतलब 50 बंदों का, सॉरी 55 बंदों का, 55। इसे कोरम बोलते हैं हम। ये पार्लियामेंट के चैप्टर में आता है। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर 100 बंदे बैठे होंगे ना, 51 बंदों ने हाँ कर दिया, तो बिल पास। हम एक तरह से अमेंड कर दिया हमने कोई चीज को। ठीक है। हाँ, सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल सही। तो ये कभी मत बोलना कि 550 में से 225 का, जब 225 होंगे तभी बिल पास होता है। अरे देखो, सपोज करो पार्लियामेंट के अंदर 550 सीटें हैं, अब 550 कभी हमेशा भरी नहीं रहती। हम कॉन्स्टिट्यूशन को 3 वे से अमेंड कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया, हाँ 3 वे से अमेंड कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट वे होता है वो मोस्टली अमेंडमेंट नहीं कहलाता। तो 2 वेज होते हैं जो मोस्टली अमेंडमेंट करते हैं। ये जो 2 ऊपर के वेज होते हैं ना, ये हमेशा अमेंडमेंट कराते हैं। ये जो नीचे के 2 वेज होते हैं ना, ये अमेंडमेंट नहीं कहलाता। अगर तुम इसको इस वे को यूज करोगे तो 90% टाइम अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट कहलाएगा। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करते हैं, हमेशा दो दो स्पेशल मेजोरिटी हमेशा अमेंडमेंट में हाथ लाती है। ठीक है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, याद रखना। अगर 550 बंदे हैं, अरे रुक जाओ, बताऊंगा अभी मैं, सारे आंसर आएंगे, रुक जाओ अभी। अगर 550 बंदे बैठे हैं, तो ये मत कहना कि 225 बंदे होंगे तभी हाफ मेजोरिटी और कोई बिल पास होगा, नहीं। प्रेजेंट मैंने क्या बोला, सिटिंग एंड वोटिंग, उस मोमेंट पे अगर मुझे कल एक बिल लेके आना है लोकसभा के अंदर, उस मोमेंट पे अगर 300 बीजेपी के बंदे बैठे हैं, तो 150 बंदों ने अगर हाँ कह दी, तो 150 के 150 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। सेम चीज काम आती है स्पेशल मेजोरिटी में। जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की, तो उस टाइम पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कहलाते हैं हम लोग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब, अगर 300 बंदे बैठे हैं, तो 300 का 2/3 कर दो, कितना हो गया तुम्हारा? 200 बंदे। तो अगर 200 बंदे उस मोमेंट पे बैठे होंगे, तो स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगी। 300 में 200 बंदों ने हाँ कर दिया, यस, और 100 बंदों ने ना करा, नो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2/3 पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी आ गई। दैट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जहां भी अगर हाफ का अगर कोई बोले बोले कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, तो हाफ ऑफ द मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग। और कोई बोले स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो 2/3 सिटिंग एंड वोटिंग। ठीक है। अब ये जो चीज है स्पेशल मेजोरिटी, ये कब कब और कहाँ का एक्सरसाइज होती है? जब हम कोई भी नई स्टेट को बनाते हैं। अब तुमने कभी सुना है, मतलब सोचो एक बार, अभी मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा था कि अमेंडमेंट में क्यों नहीं कहलाता ये। तुम्हारे सामने 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया था। इफेक्टिव एंड मेजोरिटी, इफेक्टिव बताऊंगा बाद में। एपी और तेलंगाना को अलग कर दिया सिर्फ एक एक्ट बना के। ठीक है। उस एक्ट ने क्या करा, उस टाइम पे सपोज करो 200 बंदे बैठे थे, 101 बंदों ने हाँ कर दिया। 101 बंदों ने जैसे ही हाँ करा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के दो टुकड़े हो गए। ठीक है। इस सिंपल में जो इस सिंपल वे में काम हो गया। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरकेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल को तुम्हें सिर्फ बंगाल बुलवाना है। ठीक है। वेस्ट बंगाल का एरिया इंक्रीज करना है, झारखंड का एरिया इंक्रीज करना है, सिंपल यही काम करना है बस। पर ये अमेंडमेंट क्यों नहीं कहलाएगा? इससे कुछ अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ स्टेट्स का जो एरिया हो रहा है, इसमें सिर्फ एक एक्ट अलग अलग कर रही है। ठीक है। सेकंड, इसके अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। अभी थोड़े दिन पहले तुम्हें ममता बनर्जी के बारे में पता है। ममता बनर्जी जो अपनी सीट थी उसकी नंदीग्राम वाली, नंदीग्राम सीट से हार गई। तो अभी थोड़े जिन जो लोग अखबार पढ़ते होंगे, तो अखबार में सुना होगा कि यार वो लोग कहते हैं कि हमें एक नई एमएलसी चाहिए, हम एमएलसी खोलेंगे एक नई। पार्लियामेंट के चैप्टर में आएगा एमएलसी क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमारे पास सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स के अंदर, ठीक है, सॉरी 8 स्टेट्स के अंदर एग्जैक्टली, ये चीज। तो वो कहते हैं कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया।
कि यार हमें ये चाहिए। अब पार्लियामेंट का काम है, अगर वो चाहते हैं कि बंगाल के अंदर एमएलसी हो छह, हाँ छह, सॉरी छह, सॉरी छह, बिहार हो गया तुम्हारा, हाँ पहले जेएंडके तो हट गया, सॉरी। उसके बाद क्या कहते तमिलनाडु में भी हटा दिया, याद करनी पड़ेंगी मेरे को, मैं ही भूल गया। तो एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल अगर लेना हो तो यूपी ले लो, यूपी के अंदर तुम्हारे पास एमएलसी, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यूपी हो गया, बिहार हो गया, दोनों के पास है, ठीक है। तो उसके अंदर मेंबर्स हैं। ओके, बाद में पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, छोड़ो अभी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, अगर इस मोमेंट के अंदर तुम्हें अगर वो करना है कि यार हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, तो सिर्फ एक 50% मेजोरिटी में एक पार्लियामेंट में एक्ट लेके आना हो जाएगा, बट ये अमेंडमेंट कहलाएगा, तुम बताओ मेरे को एक बार। आर्टिकल 3 अमेंड नहीं होता इससे, अमेंडमेंट क्या, आर्टिकल 3 ये बताता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, तुम्हें नई स्टेट बनानी है तो कैसे काम करना है, आर्टिकल 3। यार देखो, अमेंडमेंट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देखो मैंने तुम्हें याद होगा प्रियम्बल पढ़ाया था, प्रियम्बल में मैंने बोला था कि एक वर्ड इंटेग्रिटी उठा के डाल दिया था, इंटेग्रिटी बीच में, और एक सोशलिस्ट और सॉवरेन वर्ड, सॉरी सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया था, सोशलिस्ट डाल दिया था, सेक्युलर वर्ड डाला था। तो जहां पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड भी चेंज हो रहा हो ना, अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर तुमने फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट बनाना है, खाली राइट, तो भी उसको उसको अमेंडमेंट बोलेंगे। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज चेंज हो रही होगी ना, वहां पे अमेंडमेंट कहलाता है। बट तुम इस चीज से क्या, मुझे बता दो, अगर बंगाल के अंदर एमएलसी आ रही है तो क्या अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहाँ हो रहा है मुझे बताओ, कहीं वर्ड लिख, कोई वर्ड चेंज हो रहा है कि आज से बंगाल के आगे एमएलसी लिखा जाएगा और टिक मारा जाएगा किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी पार्ट में, किसी शेड्यूल में, किसी में, नहीं हो रहा ना, तो कैसे तुम इसको अमेंडमेंट बोल सकते हो। तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन था ना मंजुला कि तीन होंगे दो होंगे, क्या तुम इस वजह से तुम बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही। अब आर्टिकल 25 को 24 थोड़ी ना बना रहे हो तुम, आर्टिकल 25 25 ही है, पर हाँ जिस दिन आर्टिकल 25 का 25A बना दोगे ना, वो अमेंडमेंट हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल में एग्जैक्ट वर्ड चेंज हो जाएगा। तो जहां पार्लियामेंट में एक भी वर्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। अगर 300 बंदे बैठे हैं, ठीक है, अगर 300 बंदे बैठे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर, ठीक है, और उसके अंदर तुमने कहा कि 250 बंदे प्रेजेंट हैं, नहीं नहीं, 300 प्रेजेंट होंगे तो 300 ही बैठेंगे ना, 300 अगर आ रखे हैं तो 300 वोटिंग भी करेंगे, 250 आएंगे 250 वोटिंग भी करेंगे। तो उस 300 में से फिर हाफ लेंगे, 150 नॉर्मल इन इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए हम हाफ लेंगे। और 300 में से मैं तुम्हें बताया, अगर 201 बंदे फिर हम टू थर्ड में ले लेंगे, ठीक है, अगर कोई टू थर्ड का अमेंडमेंट होगा। सिटीजनशिप में भी कोई अमेंडमेंट नहीं आता, हम सिर्फ एक्ट बनाते हैं, ठीक है। अरे सिंपल मेजोरिटी इज 51%। 100 बंदे बैठे हैं तो 51 लोग, 200 बंदे बैठे हैं तो 102 लोग, सीधी बात है। अगर 200 बंदे बैठे तो 101 लोग ले लो, 101, 102, 103, 104, 100, 100 में से 100 का हाफ करो, 200, 201 बंदे ने वोट कर दिया तो हाफ हो गया। उस टाइम बंदे बैठे होने चाहिए, उसका हाफ करना है या उसका टू थर्ड करना है। अब तुम्हें ये देखना है कि उस टाइम हाफ कब करना है और टू थर्ड कब करना है, वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। क्योरम इन पार्लियामेंट, अब तुम चाहते हो कि आज से क्योरम पार्लियामेंट का मिनिमम 55 लोग नहीं 56 लोग हो, तो बस तुम्हें एक एक्ट पास करना है, 50% लोगों के साथ हो जाएगा काम, ठीक है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, तुम चाहते हो कि आज से इंग्लिश लैंग्वेज रहे, बस एक एक्ट निकाल दो सिंपली, 50%। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, आज से पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी आएंगे तो कपड़े, मतलब क्या कहते हैं, जीन्स पहन के आ सकते हैं, सिंपली एक रूल निकाल दो, 50%, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल एक सिंपली कुछ नहीं करना है, एक्ट पास करनी है, काम खत्म, 50% लोग, 50% मेजोरिटी के साथ। डिलिमिटेशन ऑफ, डिलिमिटेशन क्या होता है, जिन लोगों ने वोट दिया, तुम्हें पता होगा तुम्हारे वोट्स एक पर्टिकुलर एरिया से उठ के आते हैं, ठीक है। कोई अगर दिल्ली में रहने वाला हो, ठीक है, जिसने अभी चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्युएंसी है, ठीक है, चांदनी चौक, तो जो बंदा चांदनी चौक से वोट दे रहा है, एक एरिया डिफाइंड है कि चांदनी चौक इतना बड़ा एरिया होगा, अगर उसके अंदर हल्का सा भी एरिया इंक्रीज करना है, कि आज से चांदनी चौक का एरिया 51 सॉरी 3 किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, आज से वो 3.1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक्ट निकालना है, एक्ट के अंदर 50% लोगों ने पास करना है, हो जाएगा काम, ठीक है। रीएडजस्टमेंट भी सेम चीज है, रीएडजस्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं, जिसमें तुम्हारे को लगता है कि कोई स्टेट या तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड चेंज ना हो रहा हो ना, बस समझ लो उसमें हाफ लगेगी। कॉन्स्टिट्यूंसी को रीएडजस्ट करने के लिए तुम्हें पता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हो ही नहीं रहा, सिंपली हाफ मेजोरिटी, ठीक है। अगर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछोगे तो दो, पर अमेंडमेंट पॉसिबल इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट मेड पॉसिबल बाय कॉन्स्टिट्यूशन तो तीन करोगे, तीन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के दो ही तरीके हैं बस,
स्पेशल मेजोरिटी और हाफ, स्पेशल विद हाफ। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमें तीन तरीके देता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे कैसे काम करना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसमें हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के दो तरीके हैं, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो उन दोनों चीजों को मिक्स मत करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें तीन ये चीजें दिखाई हैं। अरे यार, 50% कर लो ना किसी भी चीज का, क्यों क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ, 50-51, 100 बंदे बैठे हैं तो 51, 200 बंदे बैठे हैं तो 101, 300 बंदे बैठे हैं तो 151। हाफ का एक एक बंदा फालतू। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में चेंज करना। ठीक है, अलाउंसेस प्रेसिडेंट के ये करना वो करना, स्पीकर तुम्हें कुछ नहीं करना, एक एक्ट निकालने, आज से प्रेसिडेंट को 500 रुपये फालतू मिलेंगे, एक्ट पास हो गया, काम खत्म, कुछ नहीं करना। तो या फिर जो प्रेसिडेंट की खुद की जो एक्ट होगी एनोलमेंट्स की, उसके अंदर बस एक वर्ड डाल के उस एक्ट को दोबारा अमेंडमेंट कर देना उस एक्ट के अंदर, काम खत्म। ठीक है, कन्फर्मेंट ऑफ मोजूद सुप्रीम कोर्ट, कि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एरिया कितना होगा, या सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या जुडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ये है, सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक्ट है। उस एक्ट को तुम्हें चेंज करना है। एक्ट को कैसे चेंज करना है? 50% पार्लियामेंट बैठाओ, 50% बंदे लेके आओ, काम खत्म। स्टेट रेट बताऊंगा क्या कब होती है। ठीक है, अगर नेम नेम चेंज करना है तब भी 50-50%, कुछ नहीं। नाम, स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट को तोड़ना है, स्टेट को बढ़ाना है, स्टेट को छोटा करना है, 50%, काम खत्म, कुछ नहीं। privileges of member of parliament and committees, election to the parliament है, state legislature। ठीक है, सिटीजनशिप एक्विजिशन टर्मिनेशन, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर तुम्हें पार्लियामेंट के अंदर एक वर्ड चेंज नहीं करना, और पर तुम्हें जो एक्ट्स बनी पड़ी उनको चेंज करना है, तब आ जाता है। पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का जो नाम होता है ना, वो स्टेट चेंज करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की जो पावर होती है ना डिस्ट्रिक्ट के नाम ये सब करने की, जैसे कि गुड़गांव गुरुग्राम करा था, तो स्टेट ने करा था, हरियाणा स्टेट ने करा था। ठीक है, स्टेट कोर्ट की जुडिक्शन हमेशा पार्लियामेंट इंक्रीज करती है, याद रखना है। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे, बट ये अभी जान लो कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है। यार देखो, पढ़ने का तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस बंदे ने उस चीज को बनाया है ना, उसी से बड़ी अथॉरिटी को चेंज कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सिर्फ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो याद रखना। और प्रेसिडेंट, ये सेम चीज प्रेसिडेंट में भी आएगी, प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है, या प्रेसिडेंट को कौन बना सकता है, या प्रेसिडेंट को कैसे काम करना चाहिए, वो सारी चीजें पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो जो, अब तुम्हारे घर में तुम्हें से, अब ऑब्वियसली तुम्हारी कोई छोटी बहन और तुम हो, बड़े हो। ठीक है, तो तुम्हारी बहन तुम्हें थोड़ी ना ऑर्डर देती, तुम अपनी बहन को ऑर्डर दोगे। ठीक है, तो ऐसे वे में काम करता है वो। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, जे एंड के को कैसे, दो जे एंड के को कैसे स्टेट से 2 मिनट में यूटी बना दिया। सिर्फ कुछ नहीं करा, अमित शाह जी आए, एक बिल डाला, सिटीजन एक्ट, 2 मिनट में काम खत्म। ठीक है, आधे घंटे के अंदर एक्ट पास हुआ, आधे घंटे में उसको तोड़ दिया दो हिस्सों में, आधे घंटे में दो यूटी बना दिया, आधे घंटे में इसको सब कुछ चेंज कर दिया। कैसे हुआ? सिर्फ 50% वोट। उस टाइम पे, उस दिन बीजेपी के 300 बंदे बैठे थे, 200 200 बंदों ने हाँ बोल दिया, काम खत्म। 50% से 151 चाहिए था ना, 200 बंदे आ गए, तो ऑब्वियसली मोर देन 50% है, 2 मिनट में काम खत्म। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल अमेंडमेंट। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, जिनका डाउट है स्पेशल मेजोरिटी में, अब यहाँ निकलेगा कब कब यूज होती है। जब हमें 50% स्पेशल होता है, जबकि मोर देन 50% हमें चाहिए, तुम्हें लगता है कि यार ये 50% के ऊपर काम होगा। ठीक है, उसमें क्या ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब मैंने क्या बताया कि स्पेशल मेजोरिटी में 550 सीटें होती हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें क्या होता है कि उस मोमेंट पे 225 तो तुम्हारे मिनी 225 तो 50% हो ही गए। ठीक है, ठीक है, बट इसमें मैंने क्या बताया एक बार कि 550 कभी बैठते नहीं है। अब उस टाइम पे 300 बंदे बैठे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये रट लो वर्ड, में तुम्हें भी बता रहा हूँ, प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस टाइम पे कौन बंदा वहां बैठा है? बीजेपी के, अगर पार्लियामेंट चल रही है उसमें 300 बंदे बीजेपी के हैं और 50 बंदे कांग्रेस के हैं, तो टोटल बंदे कितने हुए? 350। अब मुझे कोई बिल पास करना है, तो मैं क्या करूंगा? 2/3 इंटू 350 कर दूंगा बस। इसका एग्जैक्ट आंसर तो मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे आंसर ज्यादा होंगे, 220 230 के ऐसे आसपास जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो अगर इतने बंदे बैठे होंगे, चलो और इजी वे में ले लेते हैं,
इंटू 300, 250 बंदे बैठे हैं, 250 बंदे बैठे हैं इसके क्या बोलते हैं, बीजेपी के, और 50 बंदे बैठे हैं कांग्रेस के। अब करो इसको, 100, 200, तो 200 बंदों ने अगर हाँ कर दिया, टोटल मेंबरशिप नहीं देखते, 200 मेंबरशिप अगर देखने बैठेंगे ना हम लोग, तो कभी तुम्हें लगता है कि 250 बंदे हाँ कर पाएंगे? कभी कोई बिल देखा तुमने 225 बंदों ने हाँ करी हो किसी चीज के लिए? इतने बंदे तो बैठते ही नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि 550 हमारे को दिया गया है, बट इसके अंदर ना क्या होता है कि 545 सीट्स हमारे पास फंक्शनल है, 5 सीटें तो हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि ये 5 सीटें जो हमने सोची थी कि हम कभी यूज करेंगे, वो इसके अंदर है, गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर है, इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हमने ये सोच रखा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड ना करें, और हमारे पास सीटें बची रहे, ताकि कोई नई स्टेट बने या कोई हम एरिया को ऑक्यूपाई करें, तो हम बिना अमेंडमेंट करें ये 5 सीटें उनको पकड़ा दें। तो दैट्स वाई हमारे को जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उस टाइम पे उन लोगों ने हमें इतनी सीटें फालतू पकड़ा दी थी कि हम चाहकर भी सीटों को ना हमने इतनी एक्सटेंड कर रखी है कि अगर हम कोई एरिया ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं ना, गिलगिट बल्तिस्तान पूरा ले लेते हैं सपोज करो, तब भी हम ये 5 सीटें जो होंगी ना उसके अंदर, वो उनको दे देंगे बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। वरना हमें 550 के ऊपर, अब 550 सीटें हमारे पास टोटल है, हमने क्या करा कि कोई आज से श्रीलंका को भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया। अब श्रीलंका भाई बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, कम से कम तुम्हें 100-200 सीटें और चाहिए होंगी लोकसभा की उस एरिया को कवर करने के लिए। तो तुम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बैठाओगे, तुम 700 सीटें करोगे, ठीक है। बट हमारे मेकर्स ने क्या सोचा कि हम पहले ही इतनी सीटें दे देते हैं कि उन बंदों को वो बंदे एट मोमेंट कम यूज करेंगे, और एक दो सीटें छोड़ देंगे, तो 550 सीटें हमारे पास कभी एक साथ फुल नहीं हो सकती। आज कभी कभार किसी की डेथ हो जाती है, कभी इलेक्शन वो नल एंड वोट हो जाता है, तो कुल मिला के मैक्सिमम सीटें एज ऑफ मोटा मोटा से 400, 450, 450 सीटें चलती हैं। कभी सुना 450 बंदे अगर बैठे हैं, तो उसमें 225 बंदों की तुम्हें मेजोरिटी लेके आनी होगी टोटल हाउस की? पॉसिबल ही नहीं होगा, बिल कभी पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बात याद रखना। उनके कोई लेना देना नहीं होता, अपोजिशन वाले सिर्फ बिल बिल की बात होती है, सिर्फ एमपीज ने बैठना होता है। टोटल मेंबरशिप आप समझे, टोटल मेंबरशिप क्यों देखते हैं अक्षता? ये रीजन होता है, क्योंकि हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि हम, अब बंदे ही 300 टोटल हैं हमारे पास, पार्लियामेंट में बैठे बंदे 300 टोटल हैं। अब तुम उनसे 225 बंदे कहाँ से लेके आओगे हाफ मेजोरिटी के लिए? चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मोर देन 50% के, तो ये मान के चलो 2/3 से भी ज्यादा चला गया, वो चीज पॉसिबल नहीं होती। इसलिए जितने बंदे बैठे होते हैं हम उनका 2/3 निकालते हैं, ठीक है, या उनका हाफ निकालते हैं। ये कब सिर्फ वोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, अब चाहे कांग्रेस का वोट करे या बीजेपी का वोट करे, वोटिंग के टाइम पे बात होती है, ठीक है। और रीडिंग स्टेज के टाइम पे बात है, जब जब रीडिंग हो चुकी होती है और बिल फाइनल हो चुका होता है, और बस उसके सारे प्रोविजंस पढ़ दिए होते हैं और अब काम करने की बात होती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कब है? जब हमें कोई फंडामेंटल राइट को अमेंड करना हो, ठीक है, या हमें डीपीएस पे अमेंड करना हो, या जो कि ये सब ना हो, इन सब ये सब चीजों को छोड़ के, और इन सब चीजों को छोड़ के, इन दो चीजों को छोड़ के, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और सारे पार्ट्स को, ऑल अदर प्रोविजंस एक्सेप्ट दिस एंड दिस, इन दोनों केसेस के अंदर तुम्हारा स्पेशल मेजोरिटी लगता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, मैंने क्या बताया, फंडामेंटल राइट्स के अंदर एफडी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एफडी, सॉरी फंडामेंटल राइट्स एफआर। अब एफआर के अंदर आर्टिकल जैसे 31 को हटाया था, 31 कैसे हटा था? 31 को हटाया था 44 सीए ने। ये 44 सीए कब, ये सीए कब लगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब लगा? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहां पे ये सी ए लग जाता है ना, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी की बात स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें इन दोनों के थ्रू आएंगी स्पेशल मेजोरिटी के, उनके आगे सी है। अभी जो तुम्हारा बिल पास हो रहा है 127, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल 15 और 16 अमेंड हो रहा है। तो जब भी उसके सामने सी, ये जब जैसे वो पास हो जाएगा, तुम्हारा वो 104, 105, पता नहीं कौन सा बनेगा, वो बन जाएगा, ठीक है। तो तब बनेगा, ठीक है। तो तब स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है। अब तो यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल राइट चेंज हो रहा है, आर्टिकल 15 ना आर्टिकल 16 चेंज हो रहा है, ठीक है। डीपीएसपी, जितने भी हमारे पास डीपी, हाँ 105 बनेगा, जितनी भी हमारे पास डीपीएसपीज हैं जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उनमें से अगर एक डीपीएसपी भी इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, तब आएगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ द स्टेट हाफ, और वो जो हाफ स्टेट्स होंगे ना, वो सिर्फ 50% बिल से, वो सिर्फ 50% बंदों ने सिर्फ अपने स्टेट लेजिस्लेटर में बैठ के 50% लोगों ने हाँ करनी है बस बैठ के, और कुछ नहीं करना। 50% मैंने बता दिया, चाहे अब
तुम्हारी यूपी है, यूपी में 400 सीटें हैं एमएल एमपीज की, सॉरी इसकी एमएलएस की। अब उसके अंदर सपोज करो उस टाइम पे 300 बंदे बैठे हैं, 300 बंदों में से 151 बंदों ने हाँ कर दिया कोई भी बिल को, फंडम इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और इस मैनर के नाम पे, कि हाँ हमें लगता है पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया हम बिल्कुल सहमत हैं इस चीज के लिए, तो बस फिर वो माना जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी तो पास होके आ ही रहा है वो पार्लियामेंट से। और जब ये सेम काम 50% स्टेट्स कर दे, मतलब 14 स्टेट, 15 स्टेट्स कर देंगे, 14 या 15 स्टेट, 14 मतलब 50% 14 ही हो गया, तो वो स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट स्टेट माना जाता है। एग्जाम्पल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, क्योंकि देखो जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट क्या होती है। सारे एमपी पार्ट लेते हैं, लोकसभा के राज्यसभा के। सारे एमएलए पार्ट लेते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, ये पार्लियामेंट उसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिडेंट के अंदर। और एमएलए नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया है ना, 370 को ओमिट करा है, तो वो क्या था, वो अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। बट जो स्टेट को अलग अलग करा है कि आज से वो दो यूटी बन चुकी हैं, वो तुम्हारा सिंपल मेजोरिटी था। बट क्योंकि 370 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हट चुका है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्या बोला, अगर तुम एक वर्ड ऐड करते हो, एक या एक लेटर भी माइनस करते हो ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाती है। पर जो 370 है वो पता है क्या था, वो सिंपल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ, उसके अंदर बाकी स्टेट से कंसेंट नहीं चाहिए थी, सिंपल चीज थी वो, कि हमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज को हटाना है, ठीक है। अब बात हो रही स्पेशल मेजोरिटी, इलेक्शन प्रेसिडेंट एमएलए दिल्ली के और पुडुचेरी के। तो क्योंकि इसके अंदर सीन ये आ जाता है कि एमएलए को, अब स्टेट की बात आती है कि स्टेट की, अगर मेरे को मेरा मन कर रहा है कि आज से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके अंदर दिल्ली के लोग पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें दिल्ली की स्टेट की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली इसमें जहां स्टेट की बात आ गई तो वहां पे स्टेट की भी तो पूछना पड़ेगा ना, स्टेट्स की, भाई तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं। इसलिए वहां पे 50%, सॉरी, स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट आ जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को चेंज करना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन आज से पार्लियामेंट में नहीं रहेगी, सॉरी, सुप्रीम जुरिडिक्शन आज से जेएंडके में नहीं रहेगी। तो एक स्टेट से अगर तुम उसकी पावर छीन रहे हो, तो सब स्टेट से पूछना पड़ेगा तो क्या तुम कंफर्टेबल हो छुड़वाने के लिए, क्योंकि अगर एक से छुड़वा रहे हो तो सबसे भी छुड़वा सकते हैं इन फ्यूचर। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, शेड्यूल 7 तुम्हें याद होगा। शेड्यूल 7 के अंदर एक वर्ड भी अगर तुम ऐड कर रहे हो, एक वर्ड भी तुम निकाल रहे हो, आज से शेड्यूल 7 के अंदर जो डिफेंस की पावर है वो मैं उठा के स्टेट्स को दे रहा हूँ, या मैं स्टेट से उठा के कोई भी एक पावर, फॉर एग्जांपल स्टेट के पास पुलिस की पावर है, पुलिस की पावर उठा के मैं यूनियन टेरिटरी इसको दे रहा हूँ, सेंटर को दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं 7 से एक चीज हटाऊंगा तो तो इंडिया की हर स्टेट के पास से पुलिस की पावर चली जाएगी। तो क्योंकि इसमें शेड्यूल भी अमेंड हो रहा है, इसकी स्पेशल मेजोरिटी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, और इसके साथ साथ स्टेट से एक पावर हट रही है तो सब स्टेट से हट रही है, तो एटलीस्ट अगर 50% स्टेट्स के पास कोई इशू नहीं है तो हम ये मानते हैं कि हो गया, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है कि एमएलए और एमपीज की बात होती है। अगर हम एक एमपी, अगर हम किसी भी एक स्टेट के एमएलए को हटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकी स्टेट से पूछना पड़ेगा ना, भाई हम इस स्टेट से हटा रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारी क्लास में तो कोई, तुम्हारा क्लास मॉनिटर कोई हटाएगा, कोई टीचर कि आज से तुम्हारा क्लास मॉनिटर हट रहा है, तुम्हारी पूरी क्लास से तो पूछेंगे ना कि 50, क्या क्या 50% लोग कंफर्टेबल है इस बंदे को हटा के इस नए बंदे को लगाने में। जब पूरी क्लास हाँ बोलेगी तभी तो मानेंगे ना। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लग गया वहां स्पेशल मेजोरिटी, और ऐसा जहां पे स्टेट की बात, जहां पे स्टेट को भी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे स्टेट, जीएसटी आया था, जीएसटी की वजह से स्टेट को भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्टेट की भी टैक्स की पावर इंक्लूड हो रही थी। तो स्पेशल मेजोरिटी तो लगी लगी, बाकी स्टेटों से ही पूछा 50% की क्या जीएसटी लाना तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, तो हाँ, बस हो गया। 50% लोगों ने बोला हाँ भाई हमें स्टेट चाहिए, तो आगे हाँ 101। अब समझे जीएसटी कैसे आया था, क्योंकि जीएसटी में इससे लड़ाई हुई थी, क्योंकि 50% स्टेट रेडी नहीं थी मानने में। 2016 में हमने बिल लेके आया, 2018 तक पास होते तो इतना टाइम लग गया। तो ये था क्योंकि जीएसटी के अंदर स्टेट की पावर भी इंक्लूड हो रही थी, हम लोग स्टेट के पावर पास से उसकी टैक्सेशन हटा के जीएसटी की टैक्सेशन डाल रहे थे। हाँ, मतलब टाइम लगा हमें अल्टीमेटली, क्योंकि हमें 50% स्टेट से परमिशन लेने में टाइम लगा, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी तो हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल जीएसटी का पार्ट ऐड हुआ है, प्लस साथ में स्टेट से भी हमने परमिशन ली, ठीक है।
हाँ मैक्रो लेवल पे स्टेट, हाँ मैक्रो सही है। 370 इज ए स्पेशल केस, क्योंकि 370 के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 370 वर्ड हटाना था। बट स्टेट को दो हिस्सों में जब हमने तोड़ा, तो वो अमेंडमेंट नहीं था। वो सिर्फ एक यूटीज को चेंज करने में हमने सिंपल में काम किया। 370 को हटाने में स्पेशल, और स्टेट को दो चेंज करने में सिंपल, सीधी बात। क्योंकि 370 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हटा है। हाँ, जिस स्टेट में स्टेट की पावर इफेक्ट होगी उसमें स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसिडर द स्टेट बेसिकली। ये बस ऐसे समझ लो यार। कोई नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है। हाँ, 370 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, तो कर दिया मैंने। ठीक है, 370 पार्ट था, 370 में स्पेशल लगा, हो गया काम। ठीक है। समझ आ रहा है ना? अगर तुम्हें तुम्हारी स्टेट की पावर अफेक्ट हो रही हो, तो उसमें स्टेट से पूछना पड़ेगा। अगर स्टेट की पावर अफेक्ट नहीं हो रही हो पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, तो स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, तो स्पेशल मेजोरिटी। और ऐसी चीज जिसके अंदर स्टेट से भी नहीं पूछना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज भी नहीं प्रॉब्लम हो रही, तो हाफ मेजोरिटी। एक सेकेंड। समझ आई ये वाली बात? इसको बस एक ऐसे तरीके से समझो कि अगर तुम्हें काम करना होता, तुम कैसे करते? अगर तुम अमित शाह होते और तुम कोई बिल लेके आते, या तुम एक स्पीकर होते, तुम कैसे उसको एडमिट करते, और तुम कैसे करते हैं? आपको मैं जीएसटी का नाम लूंगा, तुम बोलोगे सर स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट, क्योंकि जीएसटी में स्टेट का टैक्स भी पंगा ले रहा है। ठीक है, सीधी बात है। और मैं बोलूंगा, और अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि अब तुमसे पूछूं, तुम स्पीकर हो यार, मुझे ना फंडामेंटल राइट्स में ना एक चीज अमेंड करनी है कि मैं 31 हटाना है, तो तुम क्या बोलोगे? स्टेट को भी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। क्यों हो रही है स्टेट को प्रॉब्लम? तो स्पेशल मेजोरिटी। और मैं बोलूँ यार, आज से मेरे को आंध्र प्रदेश के दो हिस्से करने हैं, क्या करूँ? अरे ना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, ना उस स्टेट से कोई लेना देना है, तू कर दो यार। उस स्टेट से बस एक प्रेसिडेंट एक बार पूछेगा कि यार तुम्हारा हम दो हिस्से करें, तुम्हें कोई इशू है? वो बोले सर है, प्रेसिडेंट बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट जो बोलेगी मैं वो करूंगा। ठीक है, आगे स्क्रीन। ठीक है, समझ आ गया सबको अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये अमेंडमेंट होते हैं। अब जो अमेंडमेंट्स के बिल है वो कौन लेके आता है, याद रखना। अमेंडमेंट्स के बिल कोई भी बंदा लेके आ सकता है। पर अमेंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, या कोई ऐसा काम करना है जिसमें बहुत वाइड लेवल पे काम हो रहा है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा एमपी, लोकसभा या राज्यसभा का बंदा ही लेके आएगा। कोई भी एमएलए, यूपी का एमएलए बोले ना कि भाई मेरे को आज से जीएसटी लेके आना है, वो नहीं ला सकता। उसको अपनी पार्टी से कह के कोई बंदा एमपी होगा जो वहां पे, वो बंदा लेके आएगा। तो हमेशा याद रखना, मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, नॉर्मल मेंबर भी ला सकता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अंदर कोई भी एमपी लेके आ सकता है, कोई भी एमपी बोल रहा हूँ मैं, कोई भी। 550 तो तुम्हारे लोकसभा में हो गए, 250 तुम्हारे राज्यसभा में, दोनों में कोई भी एक बंदा चाहे तो अमेंडमेंट का बिल लेके आ सकता है। ठीक है, अगर वो बंदा मिनिस्टर नहीं है तो वो बंदा प्राइवेट मेंबर है। अगर वो बंदा मिनिस्टर है, तो अगर मोदी जी लेके आ रहे हैं तो मिनिस्टर बिल मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर वो बिल लेके आ रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल सुब्रमण्यम स्वामी, वो मिनिस्टर नहीं है, बट अगर कोई बिल लेके आ रहे हैं तो एज ए प्राइवेट मेंबर लेके आ रहे हैं। शशि थरूर कोई बिल लेके आ रहे हैं तो वो एज ए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहे हैं, तो पर वो बंदा एमपी का, वो बंदा मेंबर होना चाहिए लोकसभा का बस। ठीक है, बाय मिनिस्टर बाय प्राइवेट मेंबर। मैंने क्या बोला तुम्हें? सेम चीज। 550, 500 तुम्हारे जो ये दो बंदे थे एंग्लो इंडियंस, उनको हटा दिया गया, क्योंकि हमारे को ये लग रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर अब इतने अंग्रेज नहीं रहे, और अंग्रेज, हमारी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, और अब सब कुछ सोवरन हो चुका है, तो हमने दो सीटें भी हटा दी। ठीक है। और जो तुम्हारे पास जो स्टेट्स के पास जो ये हाँ 550 एंग्लो इंडियंस हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, हमारे पास अब कोई एंग्लो इंडियंस की सीट नहीं है। ठीक है, सेम ही चीज है। ठीक है। और हाँ, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीएए, जो जैसे तुम्हारा अभी तुम्हारा 127 चल रहा है, अगर ये राज्यसभा इसको पास कर देती 2/3 से, पर लोकसभा इसको पास नहीं करती 2/3 से, तो इस पे जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती, याद रखना। बट अगर जे एंड के दो हिस्से करने हैं, और लोकसभा मान गई पर राज्यसभा नहीं मान रही, तो जॉइंट सीटिंग हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, इन केस देयर नो प्रोविजन होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ पैसेज ऑफ द बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये बात याद रखना। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं सीधा। ठीक है, ये कोई डाउट किसी को अमेंडमेंट का बाद में देखेंगे, रीजन फॉर चेंज के बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं।
अभी अमेंडमेंट तुम्हें मैंने बता दिया है, डाउट्स होंगे बाद में दोबारा देख लेंगे एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, डाउट्स डाउट्स में कंफर्म करेंगे एक बार, खुद से एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग मीन जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाते हैं। बिल कैसे पास होता है, जब लोकसभा अलग पास करेगी, राज्यसभा अलग पास करेगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा नहीं मानती है, लोकसभा नहीं मानती, तो दोनों को एक साथ बैठाते हैं। तो उस समय जो स्ट्रेंथ होती है वो 750 चली जाती है, क्योंकि 550, अरे ये लोकसभा है, ठीक है, यहाँ पे साइड में इसके बगल में है राज्यसभा है। एक बिल लेके आया कि आज से आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से होंगे। लोकसभा कहती हम तो मान जाते हैं भाई, ठीक है, उन्होंने 50% वोटिंग करी, 50% में पास हुआ, काम हो गया, ठीक है। राज्यसभा को ले लो, राज्यसभा ने बोला नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि 2 सीटें हो आंध्र प्रदेश की, मुझे मजा नहीं आ रहा, उन लोगों ने 50% करने से मना कर दिया। तो एक एक तरफ बिल पास था, एक तरफ बिल पास नहीं था। तो अब क्या करें इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अब क्या करें कि दोनों को साथ में बैठा देते हैं। तो इस चीज को कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग। जब ये चीज हो जाती है, इस टाइम पे याद रखना, स्पीकर जो होता है वो हेड करता है पूरे हाउस को। हाँ, स्पीकर करता है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर हेड करता है। और इस टाइम पे 50%, दोनों को मिला के 50% अगर पास हो जाता है बिल, तो पास मानते हैं हम लोग। हाँ, जैसे फार्म लॉ में क्या हुआ था कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, दोनों को एक साथ बैठाया, दोनों की स्ट्रेंथ क्या हुई, होगी, अब दोनों की स्ट्रेंथ जब मिल गई उसमें 50% लगा लो। उस टाइम पे क्या होगी, बीजेपी के मेंबर सबसे ज्यादा थे लोकसभा में और राज्यसभा को मिला के, तो मोर देन 50% दोनों बंदे मिलके हो गए, हेंस बिल पास हो गया। तो ये होती है जॉइंट सीटिंग। सीएम में इसलिए नहीं, हाँ जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट कॉल करता है, बट कॉल करने के लिए वो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। हाँ, प्रेसिडेंट कॉल करता है और स्पीकर हेड करता है, याद रखना, लोकसभा का स्पीकर। सीए में इसलिए नहीं हो सकती कि अगर सीए का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी। अब राज्यसभा, क्योंकि देखो राज्यसभा जो होती है वो स्टेट्स को डिनोट करती है। राज्य का मतलब क्या हुआ, स्टेट। जो राज्यसभा होगी वो स्टेट की सुनती है, अगर कोई भी स्टेट को प्रॉब्लम होगी तो राज्यसभा सुनेगी। अब तुम्हें लग रहा है कि जैसे कि बंगाल में वायलेंस हो रहा है, तो बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है तो राज्यसभा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा स्टेट को डिनोट करती है। अगर एक स्टेट में वायलेंस हो रहा है तो हर स्टेट में वायलेंस हो सकता है, तो राज्यसभा स्टेट की सुनती है, लोकसभा पीपल की सुनती है, ठीक है। तो जब एक तरफ पीपल है एक तरफ स्टेट है, तुम्हें एक तरफ पूरी स्टेट को देखना है, एक तुम्हें तुम्हें पीपल को देखना है। तो जब लोकसभा पास कर देती है, ठीक है, तो हो गया। बट जब राज्यसभा मना करती है तो राज्यसभा सोच के मना करती है कि हम स्टेट, क्योंकि राज्यसभा में जो सीटें होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आती हैं। लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में 50% जो सीट्स होती हैं वो एक पार्टी की होती है, जैसे बीजेपी की है। बट राज्यसभा में जो सीटें हैं वो अलग अलग होती है, क्योंकि तमिलनाडु में गवर्नमेंट है तुम्हारी डीएमके की, गुजरात में गवर्नमेंट है बीजेपी की, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है बंगाल में, ठीक है, पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो है कांग्रेस के पास। तो राज्यसभा में डिफरेंट डिफरेंट पीपल आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विल ऑफ द पीपल आती है। तो सीए में ये होता है कि लोकसभा में, ताकि लोकसभा में तो पार्टी अपनी मर्जी चला सकती है, पर राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि नहीं ये पूरे देश के लिए हित में नहीं है, तो मना कर देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, हाँ वो अलग चीज है, वो बिल के पासिंग के टाइम पे होता है। अब समझ आए सीए में क्यों नहीं रखते, अगर सीए में भी अगर ये सेम चीज कर देंगे जॉइंट सीटिंग, तो लोकसभा वैसे ही ओवर पावर कर जाएगी, कोई फायदा बनेगा नहीं उससे। अब ममता बनर्जी को कोई बिल पास नहीं करवाना, वो कैसे करा सकती है, राज्यसभा में अपने बंदों को बोल देगी मत करो, क्योंकि राज्यसभा के जो बंदे आए हैं वो एमएलए के थ्रू आए हैं। बंगाल के जो लोग थे, बंगाल के लोगों ने ममता को चुना, और ममता ने क्या करा कि ममता की जो बंदे थे, जितने भी एमएलए थे, उन्होंने एमपी बना के राज्यसभा में भेजा। अब ममता ही जानती है कि मेरे को सुनना है इससे, मेरे को बंगाल की सुननी है। बंगाल वाले बोलते हैं नहीं यार, हमें नहीं चाहिए फार्म लो, सपोज करो एग्जांपल लो, पंजाब वाले बोलते हैं भाई हमें नहीं चाहिए फार्म लो। पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की। कांग्रेस को क्या समझ आ रहा है कि हमें फार्मर्स की सुननी है, क्योंकि जब भी हमें वोट मिले और हमें उनकी सुननी चाहिए। तो राज्यसभा में अलग डाइवर्सिटी ज्यादा आ जाती है, डिफरेंट पार्टीज की और डिफरेंट पीपल्स की। लोकसभा में डाइवर्सिटी होती नहीं, क्योंकि हमारे पास 350 लोग तो बीजेपी के ही खाले, इसलिए, ठीक है। आई होप तुम्हारा आंसर मैंने आंसर कर दिया कि क्यों ऐसा होता है, इसलिए जॉइंट सीटिंग नहीं करते कभी। इन दोनों केसेस में, इन दोनों प्रोविजंस में कभी जॉइंट सीटिंग नहीं होगी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी और कंसिडर स्टेट। बट इन केसेस के अंदर जॉइंट सीटिंग हो जाती है, क्योंकि अमेंडमेंट्स है ही नहीं। डीपीएसपी सिंपल है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, और आयरिश वालों ने इसको स्पेन से उठाया है। इसका मतलब क्या होता है कि
हाँ, जो एमएलए होते हैं ना किसी भी स्टेट के, वो वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के बेसिस पे वो जाते हैं एमपी से राज्यसभा में, पार्लियामेंट में पढ़ेंगे क्या होता है वो उस टाइम पे अच्छे से। ठीक है। तो जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बना रही हो, कोई भी रूल बना रही हो, कोई भी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी स्टेट, चाहे वो सेंटर हो या कोई भी स्टेट हो, वो कोई लॉ बनाती है, तो उस लॉ को बनाने से पहले उन्हें क्या दिमाग में रखना चाहिए और क्या क्या चीज सोचनी चाहिए, वो ये चीज है बस। हमने स्पेनिश से उठाया जो कि आयरिश से उठ के आया है, ठीक है। मतलब हमने आयरिश से उठाया जो कि पहले स्पेनिश का पार्ट था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसके अंदर ना, ये पार्ट 4 के अंदर है हमारे पास, ठीक है, जो कि 31 से 36 तक, 36 51 तक होते हैं। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ एक चीज याद करनी है, कौन सा आर्टिकल के आगे कौन सा लगेगा, ठीक है। सबसे पहला 36 तो बताता है, ये 37 सबसे पहला क्या बोलते हैं, 37 क्या बोलता है, 37 क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या होगी। ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल याद करो, कि सारा पैसा इनके पास नहीं होना चाहिए, कोल माफिया के पास सारा पैसा पीपल के पास भी होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज सबकी सेम होती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फर्क होता है, 31 A B और C याद होगा, कि डीपीएससी को लाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं इंडिविजुअल के, पर डीपीएसपी पूरे लार्ज एरिया के होते हैं, सबके मिलके एक बनते हैं, ठीक है। तो जो डीपीएसपी है उसका मैंने क्या बोला, कि स्टेट को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, और वही मैक्रो लेवल पे, ठीक है। और डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होता लॉ से, ये मैंने तुम्हें बताया था, कि मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल 38 एनफोर्सेबल हो और उस पर लॉ बनना चाहिए, तो स्टेट मना कर, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि नहीं भाई, स्टेट बनाएगी तो बनाएगी, नहीं बनाएगी तो नहीं बनाएगी, उनकी मर्जी, मैं नहीं, मेरे को नहीं कोई लेना देना, ठीक है। डीपीएसपी और एफआर साथ साथ चलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि एफआर आगे रखते थे, डीपीएसपी नीचे रखते थे, अब क्या कर दिया कि डीपीएसपी और एफआर साथ साथ चलते हैं, मिनेरवा मिल्स केस याद याद आता है कई बार, मिनेरवा मिल्स, डीपीएसपी और एफआर साथ साथ चलेंगे, और डीपीएसपी छोटा नहीं है एफआर से, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस किस टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर, कि वी द फॉलोइंग आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, नियो लिबरल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। हाँ, ये भी एक डिफरेंस है, सही बोल रही है भी। सोशलिस्ट, सोशल का क्या मतलब होता है, जो सबके हक में देखा जाए, ठीक है। गांधीन प्रिंसिपल्स, जो कि गांधी जी की सोच थे, और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, जो कि सबके लिए और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हो। तो ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से सोशल है, कौन से गांधीयन है और कौन से लिबरल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल की, जो सबके लिए देखते हैं हम लोग, सोसाइटी के लिए। आर्टिकल 38, कि वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस करेगी, सीधा प्रियम्बल की लैंग्वेज है ये, ठीक है। बाय मिनिमलाइजिंग इनइक्वालिटी, अगर सारा कोल हम प्राइवेट को दे देंगे, तो वो लोग, गरीबों को कोल मिलेगा ही नहीं कभी, सिर्फ अमीर लोग ही कोल को यूज कर पाएंगे, हेंस इसलिए हमें ऐसा काम करना है कि दोनों को बराबर मिल सके, ठीक है। एग्जाम्पल, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हमें प्रमोट करना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया था कि बच्चा है, उसको उसमें पढ़ना है, तो प्राइवेट लोग उसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का उसको भी हक मिलना चाहिए, तो वो डीपीएसपी है, ठीक है। अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, अंबानी अदानी इसके पास सारा पैसा नहीं आना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। मींस अगर ऑयल की इंडस्ट्री है, तो रिलायंस के पास ऑयल की भी है, और इंडियन ऑयल भी है, भारत गैस भी, जो कि गवर्नमेंट की है, ताकि फ्यूल सस्ता मिल सके, सिलेंडर सस्ता मिल सके, ठीक है। एग्जाम्पल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आदमी और औरत की सेम पे होनी चाहिए, ये नहीं कि आदमी को ज्यादा मिले और औरत को कम मिले, ठीक है। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ये नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, इसलिए हमारे बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कि बनते हैं वर्कर्स की हेल्प के लिए, ठीक है। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास काम नहीं है, तो तुम्हें काम दिलाना, राइट टू वर्क मिलना, तो राइट टू, अगर क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज राइट टू वर्क, राइट टू वर्क इज डीपीएसपी इज ए लीगल राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये फंडामेंटल में नहीं आती, लीगल राइट्स में आते हैं डीपीएससी में। ऑल डीपीएसपी आज आर टाइप ऑफ ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। एजुकेशन पकड़ाना, पब्लिक असिस्टेंस हेल्प करना, ठीक है। 42, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, तुमने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी 10 के ऊपर होता है, कि हर औरत को अभी तो 26 वीक्स कर दिया, कि अगर 26 वीक्स का लेबर पेन है, अगर उसको बच्चा होने वाला है, तो 26 वीक्स तक उसको छुट्टी अलाउड है, प्री एंड पोस्ट, ठीक है।
इसके बाद कोई क्लास नहीं। राइट टू वोट क्या, राइट टू वोट स्टेटूरी राइट है यार, 3 दिन से बता रहा हूँ। क्योंकि राइट टू वोट कहीं नहीं लिख रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह लिख रखा है लोकसभा के मेंबर के लिए, इसलिए लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और आरपीए के अंदर बता रखा है राइट टू वोट की कौन कौन बंदे वोट कर सकते हैं। अगेन इट्स स्टेटूटरी राइट, क्योंकि वो स्टेट्यूट के अंदर दे रखा है, एक्ट के अंदर। आर्टिकल 43, सब वर्कर्स को वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। देख लेना यार, मेरे को याद नहीं आ रहा 24 में, आई गेस 24 है यार, because अभी थोड़े दिन लास्ट ईयर अमेंड हुआ है। 24 या 26 दोनों में से कोई एक है, मैं कल बताता हूँ, देख के एग्जैक्टली बताता हूँ, एक्ट पढ़नी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। 26, ओके 26, हाँ। राइट टू, हाँ आर्टिकल 326 है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 326 है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर रखा है, इसे लीगल राइट। और आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51, उसके अंदर दे रखा है राइट टू वोट, देन इट्स ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी राइट, एके लीगल राइट। तो हमेशा लीगल और स्टैट्यूटरी में ही रहेगा, वो इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी जी की सोच थी, उसके ऊपर क्या है, आर्टिकल 40, विलेज पंचायत। जब भी हमारे पास 73rd और 74th है अमेंडमेंट, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि डीपीएसपी में बात बोल रखी थी। 43, कोटेज इंडस्ट्रीज, खादी इंडस्ट्रीज, कोटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, सारे सिल्क और नायलन के पास होने चाहिए। 43B, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जितने भी कोऑपरेटिव है उनमें डेमोक्रेटिक वे में काम होना चाहिए, ठीक है। 46, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसी होती हैं, जिन जो फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, वर्का साइड, या कोई और मुंबई में जो लोग रहते हैं, पता होगा तुम्हें, सोसाइटीज का नाम होता है जय जय भवानी सोसाइटी। उसमें एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, सारे लोग मिलके उस चीज को चलाते हैं, पूरी सोसाइटी को, दैट इज एग्जांपल ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर भी डेमोक्रेटिक वे में काम करना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए बोलने का, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, दिस एंड दैट, ठीक है। 46, प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीकर सेक्शन। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, ठीक है। 47, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, दारू पीना मना है, ड्रग्स लेना मना है, ठीक है, ये मॉरल प्रिंसिपल्स है। बट कभी तुमने सुना ड्रिंक्स को दारू बेचना मना हो या दारू पीना मना हो, नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी है। अगर ये चीज फंडामेंटल होती ना आर्टिकल 47, तो भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट आके बोलते सर ठेके बंद करो, और सुप्रीम कोर्ट ठेके बंद करने पड़ जाते हैं। बट इसको हमने 47 डीपीएसपी में डाल रखा है, हेंस तुम्हें सिर्फ एक 43B, वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस, अरे मतलब जो सोसाइटी होती है रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, उसको बनाना के अधिकार, सबको बनने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके अंदर वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सबके सहमति से हो, ठीक है। ऑटोनोमस हो, स्टेट का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए इसके ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, आरडब्ल्यूए के ऊपर। तो ये 43 ये बोलता है, प्रोहिबिट स्लॉटिंग ऑफ काओ काल्स एंड अदर मिलेचेस, ठीक है, मतलब काओ और काफ्स को नहीं मारना चाहिए, उनको स्लॉटर नहीं करना चाहिए। 48, बट अभी भी होता है। 47, इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करना, और कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को मना करना, दारू पीना मना करना। स्टेट बोलती तो है ना कि दारू मत पियो, जब भी तुम्हारे हर एक दारू के ऊपर लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीते हुए लिखा होगा कैंसर कॉज करेगा। बट उस चीज को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर फंडामेंटल तो बैन करना पड़ जाता है। हाँ, मूवीज में क्वेश्चन लिखा आता है, तो वो आर्टिकल 47 के थ्रू आता है, तो 47 के थ्रू एक एक्ट बनाया, उसके बेसिस पे लिखा है, ठीक है। 46, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना एस टी एस सी के लिए, कि एस टी एस सी को भी एजुकेशन में मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई हमारे पास एस टी एस सी के लिए रिजर्वेशन होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे ड्यू में, अगर तुम एस सी एस टी हो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा। वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीक सेक्शन को दे रखा है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी बन रखा है, और एक्ट्स भी बन रही है, और ये तो मतलब आइडिया दे रखा है कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। बैन होना इज अ डिफरेंट थिंग। यूपी में बिहार में ही बैन है ना, दिल्ली में बैन थोड़ी ना है। अगर फंडामेंटल राइट है तो दिल्ली में बैन होती है, बिहार में बैन होती है, तो वहां के लोग, गुजरात में बैन क्यों है? क्योंकि गुजरात के लोग गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के थे, तो महात्मा गांधी ने बात बोली थी कि दारू नहीं पीनी चाहिए। 47, और आर्टिकल 47 ये बोलता है कि तुम्हें ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि लोग दारू पीना कम करो, ठीक है। तो स्टेट, तो गुजरात ने लॉ बना दिया कि आज से दारू बैन है, बस ये चीज है। तो स्टेट लेता है ये जितने भी डिसीजन है ना डीपीएसपी के, स्टेट खुद लेता है, इसको कोई कह नहीं सकता, ठीक है। न्यू लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स,
44, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना स्टेट के अंदर ताकि सबके अंदर एकता बनी रहे। ये लिबरल है, ठीक है। 45, अर्ली क्या कहते हैं, चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जब तक 6 साल के ना हो जाए सबको मिलनी चाहिए, जैसे यूकेजी एलकेजी, ठीक है। आर्टिकल 48, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर और साइंटिफिक वे से प्रमोट करना, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है कि क्रिश्चियंस की शादी भी एक लॉ से होगी। अगर तुम्हें डिवोर्स करना है तो जैसे हिंदूज का, क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का, सबका डिवोर्स का तरीका एक ही होगा कि कोर्ट ही ग्रांट करेगा, जैसे कि गोवा में है। हाँ सही है, ठीक है। मतलब जैसे कि मुस्लिम्स के अंदर ट्रिपल तलाक की बड़ी बात चलती है कि हम 3 बार तलाक बोलेंगे काम खत्म एक बार में। बट ऐसा हिंदुओं में नहीं होता। तो इस चीज को यूनिफॉर्मली अगर तलाक लेना तो सिर्फ कोर्ट ही देगा। जैसे हिंदूज में कोर्ट तलाक देती है इसके अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो वैसे ही मुस्लिम्स को भी वैसी तरीके का तलाक मिलेगा, क्रिश्चियंस को भी वैसे ही, और कोई ट्राइब है तो उसका भी ऐसे ही। तो सबको एक ही रूल से गवर्न करना उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 है एनवायरमेंट को इम्प्रूव करना, ठीक है। 49 है अपने मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 50, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना। हाँ, अगर एक क्वेश्चन आता है ना कि वेयर इज रिटर्न की सेपरेशन ऑफ पावर्स कहाँ पे लिखा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये वर्ड हमेशा बहुत बार आता है, मोंटेस्क्यू ने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये तुम्हारा आर्टिकल 50 में दे रखा है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों अलग रहेंगे। तो आर्टिकल 50, ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड यूनिटी, सीधी बात है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी करनी है बस, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ आराम से रहना है, फंड इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटी को अप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल चीजें। सॉरी, अमेंडमेंट्स याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। 42nd में 39A, 43A और 48A आया था, ठीक है। सबसे बड़ा राइट टू लीगल टू द पुअर, फ्री एड, 39A 42nd से आया था, ये बात याद रखना कि मतलब जो क्वेश्चन आता है कि राइट टू लीगल एड व्हाट इज ए फंडामेंटल राइट और क्या बोलते हैं इसे, फंडामेंटल राइट और इसे डीपीएसपी, तो इसका आंसर डीपीएसपी भी है और इसका आंसर फंडामेंटल भी है, क्योंकि आर्टिकल 20, नहीं इसका जब तुम 20 पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है कि सबको खुद के काउंसिल मिलना चाहिए, सबको खुद का वकील मिलना चाहिए। 39 ने क्या बोलते हैं कि लीगल एड मिलना चाहिए, जैसे जब भी हमारे पास जो लोग जिसको हम बोलते हैं डालसा, दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी, जो तुम्हें फ्री में लॉयर पकड़ाती है, ठीक है। तो ये फ्री में पकड़ाती है तुम्हें जब भी हमारे पास एक्ट है, एनएसएल एक्ट, नेशनल क्या बोलते हैं इसको, एनएलए एक्ट, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा, 1988, दिल्ली हाँ, नेशनल स्टेट लीगल अथॉरिटी एक्ट या स्टेट एक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हें हर स्टेट के अंदर एक पावर दी गई है कि तुम लोग के पास कि इन गरीब इंसानों को तुम्हें फ्री में लीगल एड देना है, क्यों, कहाँ से उठ के आया है वो, 39A से उठ के आया है। बट ये स्टेट तुम्हें मना कर सकता है देने से अगर तुम्हारे पास पैसा हो, ठीक है। तो ये चीज इसलिए दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए जस्टिसिएबल राइट, ठीक है। बट खुद का काउंसिल लेना, फ्री टू चूज, वो है फंडामेंटल राइट। बट तुम्हें फ्री में एड दिलाना, वो डीपीएसपी है। तो ये चीज दो अलग अलग चीजें हैं। राइट टू चूज a council is a fundamental right, but right to get a council is a DPSP, ठीक है, फ्री में अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो, ठीक है। ये 39 है, याद रखना, क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत फेवरेट है। नालसा, हाँ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, एनएसएलए 1988, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, एक्ट 1988, नालसा, इसके थ्रू हर स्टेट के अंदर पावर दे रखी है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ नहीं करा था, सिर्फ इसने 38 के अंदर सेकंड पार्ट इंसर्ट कर दिया था कि स्टेट मेंटेन इकोनॉमिक इक्वालिटीज, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और इसी ने सेम राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था। 86 ने आर्टिकल 45 और 21A जोड़ा था, बस दो चीजें। 39A राइट टू गेट ए फ्री लीगल एड, तुम लड़की हो, अगर तुम्हें कोई लड़का छेड़ देता है और तुम्हें उसके खिलाफ केस करना है, और केस में पुलिस भी एडमिट कर देती है, वो लड़का प्लीड करता है कि मैंने कुछ नहीं करा, तो तुम्हें भी वकील चाहिए होगा ना बताने के लिए इसने करा है, क्योंकि तुम तो बोल नहीं सकती अकेले कोर्ट में जाके। तो लड़कियों को, वुमेन्स को फ्री लीगल एड अलाउड है, कि अगर तुम जाओगे किसी भी कोर्ट के अंदर, वहां बोलोगी मुझे सर एक वकील चाहिए जो मेरा केस लड़ सके, तो तुम्हें स्टेट ला के देगी कि ये तुम्हारा बंदा है, तुम्हें लड़ाऊ, ये लड़ेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। दैट इज 39A, राइट टू गेट ए फ्री लीगल एड। तुम्हारे जितने भी खर्चा होगा उसके अंदर, वहां पे पेपर लिखने का, भरवाने का, वकालतनामा करने का, तुम्हारे जो टैक्स लगेगा या जितने भी तुम्हारे पेपर लगेंगे, सबका पैसा वो देती है, ठीक है। या लड़कियों के लिए, हाँ, तुम पढ़ लेना, तो नालसा सेक्शन 12,
ये पढ़ लेना, उसके अंदर ना बहुत कंडीशंस है। एस सी एस टी को फ्री है, ठीक है। जिसकी इनकम 2 लाख से कम है उसको फ्री है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है उसको फ्री है, कोई प्रोस्टिट्यूशन है उसको फ्री है, प्रोस्टिट्यूट है उसको फ्री है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है, एलजीबीटी में कोई है, 2 लाख से नीचे उसकी कमा रहा है एलजीबीटी, उसको फ्री है, वुमेन्स को वैसे ही फ्री है, ठीक है। तो ये बता रखा है, नालसा के अंदर बता रखा है, इनसे इन बंदों को फ्री है, पढ़ लेना एक बार। 10 और 12, सेक्शन 10 सेक्शन 12 को पढ़ लेना, ठीक है। गूगल कर लेना नालसा सेक्शन 10 सेक्शन 12, हु कैन गेट फ्री लीगल एड, इतना ही लिख दोगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल ये पढ़ लेना, माइनर्स के लिए, हाँ माइनर्स के लिए भी है। अगर कोई माइनर अटक जाता है, अगर कोई माइनर शिकार है किसी उसका, या अगर कोई ट्रैफिकिंग का शिकार है तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। हाँ कॉमन मैन की 1 लाख से नीचे, और ट्रांसजेंडर की 2 लाख से नीचे, ये लिखा ना मैंने यहाँ पे, एलजीबीटी 2 लाख। और कोई कॉमन मैन की अगर 1 लाख से नीचे है, ओल्ड एज, अगर तुम बूढ़े हो देन अगेन तुम्हें फ्री लीगल एड अलाउड है, ठीक है। पढ़ लेना सेक्शन, नाल से बता दिया मैंने, सेक्शन 10 और 12 बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर 2 केस याद रखना, बस 2-4 केस हैं, ठीक है, तो ये सब हम खत्म करते हैं फटाफट। गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, उसके अंदर ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते पार्लियामेंट के थ्रू, ये बात कही गई थी गोलकनाथ के थ्रू, ठीक है। केशवानंद भारती ने बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्ट अमेंड कर सकता है, ठीक है। और मिनेरवा मिल्स ने ये बात कही थी कि जो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और जो डीपीएसपी वो दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है और दोनों साथ साथ चलेंगे, और वो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, बट इट कैन चेंज द बेसिक पार्ट। और एफडी एंड डीपीएसपी साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने हैं, हमेशा पूछ लेते हैं कभी और घुमा फिरा के। चंपक दौला राजन केस के अंदर भी सेम बात कही थी कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में करेगा तो फंडामेंटल राइट्स आगे रहेंगे, बस ये चीज है, ठीक है। ना, एवरी सिटीजन को अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नॉट अलाउड। मैं मेरे को अलाउड नहीं है, नहीं करना। ये मेरे पास, ये मेरी फैमिली, ठीक है। कंडीशन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। दोबारा बताना केस, 3-4 केस हैं, बस याद रखना। मिनेरवा मिल्स में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पार्ट अमेंड हो सकता है, ये ठीक है। और एफडी और डीपीएसपी है, वो दोनों, मतलब अगर एफडी, अगर फंडामेंटल राइट्स है, सॉरी, तो फंडामेंटल राइट आगे रहेगा, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी साथ साथ चलेंगे, मिनेरवा मिल्स दोनों साथ साथ चलेंगे, एफडी, सॉरी, एफआर और डीपीएसपी, और कोई पार्ट अमेंड हो सकता है। केशवानंदा भारती, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट अमेंड हो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकते। गोलकनाथ केस, फंडामेंटल राइट्स को हम बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, इवन फॉर, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। ये गोलकनाथ का केस था, ठीक है। डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ऑब्वियसली। एंड चंपक दोराराजन केस, अगर एफडी और डीपीएसपी में लड़ाई होगी तो सॉरी फंडामेंटल राइट जीतेगा। एफआर हमेशा करते हैं ओवरराइड डीपीएसपी को, जब भी तो लड़ाई चल रही है तो जब भी तो आर्टिकल 31A, B और C बना रखा है, क्योंकि हमेशा अगर एफआर को लेके आना है तो, सॉरी डीपीएसपी को लेके आना है तो एफआर हमेशा टूटेगा, ठीक है। इसलिए मिनरल मिल्स में केस में कहा गया था कि एफआर और डीपीएसपी को साथ साथ चलाना है हमें, ठीक है। और चंपक दुराजन ने कहा गया था कि अगर एफआर और डीपीएसपी की लड़ाई हो रही है तो एफआर जीतेगा। हाँ, और डीपीएसपी फंडामेंटल एनफोर्सेबल दोनों नहीं है, ठीक है। एक बार इमरजेंसी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, पढ़ लेना एक बार। लैंड रिफॉर्म में कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। लेबर रिफॉर्म से कौन सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। एजुकेशन में कौन सा एग्जांपल है, रूरल एग्जाम में कौन सा एग्जांपल है, हेरिटेज को प्रिजर्व करना है तो कौन सा एक्ट लगा रखा है। क्योंकि डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं कर सकते, हमें एक्ट बना के एनफोर्स करना पड़ता है। तो कौन सी डीपीएसपी के हिसाब से कौन सी एक्ट बनी तो यहाँ लिख रखा है मैंने, ठीक है। सिर्फ आइडिया लेने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। इमरजेंसीज, इमरजेंसी बड़ा है। इमरजेंसीज कल करना है अभी करना, बता दो मेरे ख्याल से। इमरजेंसी एक काम करते हैं, कल करते हैं, ठीक है। हाँ कल करते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हाँ हाँ कल ही कर रहे हैं। कोई किसी को कोई डाउट अभी, कोई भी हल्का सा भी एक। सर फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, हाँ हाँ ऑब्वियसली, कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ही है आजकल, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ऐसे उठा के। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को भी?